नमस्कार ऐसे एस्पिरेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे, मस्ती से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, मैं नवल सर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि यार इंग्लिश में हमें डर लगता है, इंग्लिश हमें समझ में नहीं आती है, या स्टार्टिंग से ही उन्होंने इंग्लिश नहीं समझी और आज जब वो एसएससी, सीजीएलएस, सीएचएसएल है, एमटीएस है, एग्जाम करना चाहते हैं और वहां पर उनको इंग्लिश प्रॉब्लम करते हैं, तो मैं उनको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इंग्लिश से उतना नहीं डरना चाहिए। इंग्लिश एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है अगर आप उसे अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो। डजेंट मैटर कि वो सब्जेक्ट क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप उसे पढ़ने की कोशिश करो, वो अच्छा सब्जेक्ट लगने लगेगा। मैं आपके लिए जो सीरीज चला रहा हूँ ना, ये सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस जो भी मैं आपको कराऊंगा, सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना, कम से कम मैं आपको 1000 क्वेश्चन कराना है। वो सभी के सभी क्वेश्चन में थ्योरी भी बताऊंगा, कंसेप्ट भी बताऊंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन की संभावना ज्यादा है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं, और इस क्वेश्चन को अपन करेंगे कैसे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहां मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को आपके ज्यादातर स्टूडेंट जो है ना वो गलत कर देंगे, जबकि सही आंसर इसका ही है। तो यानी ओवरऑल जो पिक्चर है ना वो बढ़िया सुपर डुपर हिट होने वाली है। अब करना क्या है, आपको आपको सबसे पहले काम करना है कि आप जहां पर भी पढ़ते हो, जरूरत नहीं है कि आप मुझ पर ही पढ़ो या मुझसे ही पढ़े हो, आप किसी भी टीचर पर पढ़े। अगर आप किसी भी टीचर पर पढ़ते हो तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा, स्टडी करिए। स्टडी करने के बाद आप उस टॉपिक को बहुत अच्छा करिए, ठीक है ना। टॉपिक अगर आपका अच्छा है तो हमेशा याद रखिएगा कि फिर आपको प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। आपको उस पर प्रैक्टिस करना है। जितना जाना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही जाना आप अपने आप को बेहतर बना पाओगे, क्योंकि सीखने से जाना यानी किसी भी टॉपिक को पढ़ने से जाना या पढ़ते समय से जाना, आपको जब प्रैक्टिस करोगे ना तब चीजें मिलने वाली है, ठीक है। चलिए, अब अपन जो क्वेश्चन है उनको करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना, एसएससी, सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस, जीडी और सीपीओ में, दिल्ली पुलिस में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। और जो बच्चे लगातार मेरी सीरीज देख रहे हैं उनको पता ही है कि मैं एक एक क्वेश्चन को डिटेल में ले जाता हूं, ठीक है। सभी के सभी जो क्वेश्चन है वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन लिखा, आई विल सेंड माई सर्वेंट, मैंने अपने सर्वेंट को भेजा, बट आई कैन नॉट इंश्योर, लेकिन मैं इंश्योर नहीं हूं दैट ही विल रीच देयर इन टाइम, कि वो वहां पर टाइम पर पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंचेगा। नंबर 3, नो एरर 4, ठीक है। और एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2007 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चूंकि एसएससी का एग्जाम अभी जो भी है, एसएससी का भी फॉर्म भरे गए हैं, अब एग्जाम आने वाले हैं, लगातार एग्जाम चलेंगे, तो अब आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना पढ़ना था वो सारी चीजें आप कर चुके हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लो, टॉपिक अच्छा करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो यहां अगर अपन इस क्वेश्चन में देखें तो आई विल सेंड माई सर्वेंट, आई अगर अपन देखेंगे हमारे लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट आई के साथ में क्या हो गया, बिल। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब। सेंड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि बिल के साथ में यूज होता है। माई सर्वेंट हमारे लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। बट मैंने एक सर्वेंट भेजा, बट आई कैन नॉट इंश्योर, लेकिन मैं इंश्योर नहीं हूं दैट ही विल रीच, कि वो जो सर्वेंट है, यहां पर जो प्रोनाउन है ना ही, ये प्रोनाउन किसके लिए आया है, सर्वेंट के लिए। ये किसके लिए आया है, माय सर्वेंट के लिए। यानी मैंने जो सर्वेंट भेजा है जरूरी नहीं है कि वो सही टाइम पर पहुंच जाए। अब यहां पर सही टाइम पर पहुंच जाए ये बात हो रही है। सेंटेंस में हमने वर्ब को देख लिया, सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब देख लिया, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आ रही है वो भी अपन ने देख लिया। अब आंसर कहां छुपा है इस बात का ध्यान देना। यहाँ आंसर जो है ना वो है इंश्योर। क्या है, इंश्योर। इंश्योर का यूज अक्सर अपन किस में करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में करते हैं। किस में करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में, ठीक है ना। यानी अपन कहते हैं बीमा, किस में करते हैं, बीमा में, ठीक है ना। इंश्योर हो जाना, ठीक। यहां पर अपन को वर्ड यूज करना चाहिए था एज्योर। एज्योर का मतलब भरोसा, ठीक है। इसका मतलब भरोसा या किसी चीज पर विश्वास होना, ठीक। विश्वास
किसी बात को लेकर विश्वास, यानी यहाँ पर हम किसी बीमा की बात नहीं कर रहे हैं। तो बीमा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इंश्योर का, वहां पर भी इंश्योर लगाते हैं। जैसे दोनों बातें, दोनों वर्ड को समझना, वहां पर भी हम अपना पैसा लगाकर क्या होते हैं, वहां पर भी अपन अपना पैसा लगाते हैं, भरोसे पर लगाते हैं, विश्वास पर लगाते हैं। लेकिन बीमा के लिए इंश्योर मीनिंग आती है, जबकि अपन किसी टाइम के लेकर अगर अपन बात करते हैं तो इंश्योर की जगह एज्योर आता है। क्या आता है, एज्योर। तो यहाँ पर इंश्योर नहीं होगा, इसका सही प्रोनाउंस यानी वर्ड के हिसाब से आपको किसका यूज करना चाहिए था, एज्योर। अच्छा कौन से में, सेकंड में, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर ग्रामर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मिस्टेक नहीं है। अगर ग्रामर में अपन देखें कंसेप्ट तो भी मिस्टेक नहीं है। अगर अपन क्वेश्चन को देखें क्या मीनिंग में रहा है, हाँ बिल्कुल रहा है। यानी ये सेंटेंस जो था ना वो मीनिंगफुल नहीं था, हम बात किसी और की कर रहे थे और मीन्स हम किसी और का ले जा रहे थे। यानी बात कर रहे थे कि मैंने एक सर्वेंट भेजा, लेकिन मैं इस बात में बिल्कुल भी एज्योर नहीं हूं, यानी मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि वो सही टाइम पर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ पर मीनिंग समझ में आ गया। अगर यही चीज मैं कहता कि हम किसी पैसे को डिपॉजिट कर रहे हैं, बीमा में कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर ये मीनिंग सही है। दोनों मीनिंग अगर अपन देखें तो भरोसे के लिए है, ठीक, लेकिन आपको ये देखना है कब कहाँ कौन सा वर्ड का यूज करना चाहिए, ठीक है ना। तो तभी मैं आपसे कह रहा हूँ एसएससी एग्जाम के लिए जो भी बच्चे इंग्लिश को लेकर डर रहे हैं वो डरे नहीं, थोड़ा थोड़ा देखो, डर शुरू से है तो एकदम भी नहीं निकलेगा, लेकिन आप मेहनत करते रहिए, मेहनत करोगे तो जीत जाओगे, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हो जीवन के पथ में ये भी सही वो भी सही, पर हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। ये कहावत आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन जब वही चीज हमारे लिए आ जाती है ना तो हमको ऐसा लगने लगता है कि हार मानना है। हार क्यों मानना है, एक बहुत अच्छी बात समझना, जब हमको किसी दूसरा व्यक्ति ऐसा हो जो हार मानना हो, अगर हमें उसे मोटिवेट करना हो तो तुम्हारे अंदर लाखों बातें होती है, लेकिन वही चीज अगर आप खुद हार रहे हो और आपको खुद हारते समय आपको खुद मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है ना, तो आप अपना भला नहीं कर पाते हो जबकि दूसरे का भला कर देते हो। जिस दिन ये ट्यूनिंग आप चेंज कर दोगे कि यार पहले अपना तो सोच लें, अपने आप को तो मोटिवेट कर लें, तब दूसरों को मोटिवेट करेंगे, उस दिन आप जीत जाओगे। तो बस वैसे ही समझना, इंग्लिश बेकार सब्जेक्ट नहीं है और इंग्लिश को समझोगे आ जाएगा। मैंने कैसे बता दिया कि ये यहाँ पर ऐसा ऐसा होगा और आंसर हो जाएगा। करत करत के अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पे परत निशान। जब कोई पत्थर होता है ना और लगातार उस पर क्या है ना, लगातार अपन कोई भी काम करते रहो तो आप देखोगे एक समय वो भी चिकना हो जाता है। जैसे कुएं का जो पार्ट होता है, तो कुएं का जो पार्ट होता है ना, तो आप देखते हो कि पहले जब पार्ट लगाया जाता है ना तो वो काफी खुरदरा होता है, लेकिन अपन क्या करते हैं कि बाल्टी पानी भरने के लिए रस्सी लगा देते हैं, और रस्सी जब बार बार ले जाते हैं, ऊपर लाते हैं नीचे ले जाते हैं, ऊपर लाते हैं नीचे ले जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि वहां पर निशान पड़ जाता है, पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो वो निशान क्यों पड़ गया, क्योंकि आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हो और चीजें नहीं कर रहे हो। या मैंने कहा इस तरीके से, अगर आजकल के बच्चे जिनको लगता है कि नहीं सर कबीर साहब ये सब हमको समझ में नहीं आता, हम आज के साहब की बातें करो, वो क्या है, तो सुनो, अगर हम जिम में गए और पहला दिन है, तो अगर हम पहले दिन जिम जाते ना तो 5 किलो का वेट उठाने में ही हमारी हालत खराब हो जाती है, होती कि नहीं होती है। लेकिन जब हम धीरे 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 कोशिश करते हैं, लगभग एक 10 से 15 20 दिन, 1 महीना निकल जाता है ना, तो हम 5 किलो का जो वजन था ना उसकी तरफ देखते ही नहीं है। अब समझना, एक समय था जब 5 किलो भी हमें बहुत भारी लगता था, अब दूसरा समय है कि 5 किलो की तरफ हम देख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें आगे की चाहत हो रही। बस यही चीज जिस दिन आपको सब्जेक्ट में हो गई ना कि सब्जेक्ट हमने पढ़ा और इस पर हम इतने क्वेश्चन करेंगे और निकालेंगे, बस उसी दिन आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या जीएस हो, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन जैसे लिखा है, द लॉयर आस्क्ड द कंप्लेंट। ठीक है, लॉयर ने कंप्लेंट के बारे में पूछा, टू पुट हिज साइन ऑन द पेपर। देखो यहाँ जो साइन लिखा है ना, ये यहाँ पर साइन जो है ना, ये क्या है, उसने लॉयर ने क्या है, कंप्लेंट पूछा, ठीक, टू पुट हिज साइन ऑन द पेपर, के आप पेपर पे क्या करो, साइन करो। पर ये वाला जो साइन है ना, ये किसी चिन्ह को बताता है। ये किसको बताता है, चिन्ह को, यानी ये किसको बताता है, सिंबल को। जबकि हमें क्या चाहिए, पेपर पे हमें क्या चाहिए, द लॉयर आस्क द कंप्लेंट।
लॉयर ने कंप्लेंट पूछा टू पुट हिज साइन ऑन द पेपर कि आप अपने पेपर पर साइन नहीं करो, आप अपने पेपर पे क्या करो, सिग्नेचर करो। ठीक है, क्या करना है आपको, अपने पेपर पर सिग्नेचर करना है। और ऐसा कौन से में है, देखो कौन से में आएगा, सेकंड में, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना। चलिए अगला, व्हेन यू हैव गॉन थ्रू द पेपर नंबर 1 स्लैश काइंडली रिटर्न देम टू अस, और नंबर 3 नो एरर 4। क्वेश्चन बता, व्हेन यू हैव गॉन, देखो ये लिखा है यू, यू क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट। हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैव के साथ में थर्ड फॉर्म है। थ्रो द पेपर्स काइंडली रिटर्न देम, ठीक है ना। तो पेपर्स के लिए किसका प्रयोग किया, रिटर्न देम का, टू अस यानी हमको उसको वापस कर देना। तो दिए गए सेंटेंस में कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, और कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, तो आंसर क्या होगा, फोर्थ वाला। तो आंसर क्या लगाओगे, नो एरर। इंग्लिश से बेटा डरना नहीं है, बार बार समझो, इंग्लिश उतना बेकार सब्जेक्ट नहीं है जितना हम उसको मानते हैं। तो इंग्लिश से आप लोगों को डरना बिल्कुल भी नहीं है, सीखोगे, धीरे धीरे सीखोगे और आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए अगला, अगला लिखा है यू कुड बी बेटर ऑफ दीज डेज, नंबर 1 स्लैश एंड दिस enables you, नंबर 2 स्लैश to have little more for, number 3 no error 4। you could be better off, हमेशा ध्यान रखना जब हम कुछ भी अच्छा करने को होते हैं ना, तो यहाँ पर सिर्फ हम यूज करते हैं be better off का, तो यहाँ could नहीं होगा, क्या होगा, you are be better off these days and this enables you to have little more fun। आप कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हो, और आप कुछ अच्छा करने का प्रयास करोगे, तो यहाँ पर कुड बी बेटर ऑफ की जगह अकेला क्या होगा, आर बेटर ऑफ। कौन से में, पहले में, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। सारे क्वेश्चन करोगे तो उनको एक को करोगे, यानी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो, जिस टीचर से पढ़ो, जिस टॉपिक को पढ़ा, उससे भी ज्यादा सीखने को आपको मिलेगा। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना क्वेश्चन आप अच्छा कर पाओगे। इतनी प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चन देखा नहीं कि आंसर आया नहीं, इतनी प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि आपको अपना टाइम भी बचाना है। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन भी आपको करना है, यानी 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है। प्रेशर झेलना है, सर ड्रीम जिसको जीना चाहते हो उसका प्रेशर झेलना है, एटमॉस्फेयर झेलना है, ये भी सोचना है कि जिस पेपर को हम देने जा रहे हैं वो कैसा आएगा कैसा नहीं, ये तो हमारा मैटर हो गया, लेकिन वो लीक ना हो जाए, गवर्नमेंट कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे, तो ये सारी चीजें भी हमें देखना है। तो कूल रहो, पेशेंस रहो, सचेत रहो, और अपने तैयारी के प्रति फोकस करो, और जब तैयारी के प्रति फोकस करोगे ना, देख लेना एक दिन जीत जाओगे। ठीक है ना। तो यहां आ गया और आंसर, बस क्वेश्चन को इतना समझ में आना चाहिए कि आंसर हमारा कहां होगा। अगला, इन दैट होलसेल शॉप दे डू नॉट सेल फ्यूअर देन 10 बैग्स ऑफ राइस। तो यहाँ फीवर नहीं होगा, क्या होगा, लेस होगा, क्या होगा, लेस। अच्छा कौन से में ऐसा, आगे बढ़े, 10 बैग्स ऑफ राइस नंबर 3, और नंबर 3 में तो आंसर भी क्या हो जाएगा, नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़े, देखें इसके बाद अगर अपन अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है द पीरियड नंबर 1 स्लैश बिटवीन 1982 1990 number 2 slash was very significant in my life, number 3 no error 4। एसएससी सेक्शन ऑफिसर एग्जाम 2007। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ये लिखा है बिटवीन 1980 और 1990, तो बिटवीन के साथ में टू का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, एंड का। तो हमेशा याद रखना कि अगर ये लिखा अपन है बिटवीन, तो ये लिखा अपन है 1980 एंड, और ये लिखा 1990। हाँ, और इसके अलावा अगर आप बिटवीन की जगह फ्रॉम का यूज करना चाहते हो, तो आप लिखोगे 1980 टू 1990, ये ठीक है। कहने का मतलब ये है कि बिटवीन के साथ में हम किसका यूज करते हैं, एंड का, और फ्रॉम के साथ में अपन किसका प्रयोग करते हैं,
टू का, और इसने क्या किया, बिटवीन के साथ में टू का यूज कर दिया। तो मैं बार बार कह रहा हूं, हर एक क्वेश्चन के बाद जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे आप लोगों को समझाना है, मैं बात कहूंगा। बिकॉज क्योंकि आप देखो, एक तो आपको इंग्लिश में डर लगता है, दूसरी बात कि इंग्लिश पढ़ना भी है, टॉपिक मजबूत नहीं है और डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सारी चीजें अगर हमें कवर करना हो तो फिर वो तो समझाना तो पड़ेगा। इवन आप इस चीज को दूसरे वे में भी ले जा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जिसको समझना होगा वो मेरी बातें सुनेगा, जिसको नहीं समझना होगा उसको आज भी इंग्लिश में अपना जो डर है ना उसको बना कर रखना होगा, बनाकर रख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भूत का जो डर होता है ना, नहीं छोड़ोगे तो जीवन भर रहेगा, और अगर छोड़ना होगा तो उससे आगे निकलना पड़ेगा। तो बस वैसे ही इंग्लिश का डर है, और इंग्लिश का यार किसी भी सब्जेक्ट का डर है। जब तक उस सब्जेक्ट को आप अच्छे तरीके से तैयारी नहीं करोगे, उसमें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट नहीं खोजोगे, वो सब्जेक्ट आपका अच्छा होने वाला नहीं है। चाहे आप ग्रामीण से रह लो, हिंदी मीडियम से रह लो, इसके अलावा वो टॉपिक आपको आता हो या ना आता हो, आप कमजोर रहते हो, कुछ भी कर, अगर आप कमजोर हो, मान लो आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आप बताओ अगर सब्जेक्ट बेकार होता तो उस सब्जेक्ट के टीचर कहाँ से आ गए, फिर उस सब्जेक्ट के पढ़ाने वाले दूसरे कैसे आ गए, फिर उसके ब्रिलियंट कैसे डले हुए हैं, ये बताओ। इसका मतलब सब्जेक्ट बेकार नहीं है, इसका मतलब ये कि हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम उसको बेहतर नहीं कर पाए, और हम बेहतर नहीं कर पाए, हमने कह दिया सब्जेक्ट बेकार है। तो ऐसा नहीं करना। एसएससी खूबसूरत एग्जाम है, तो उसको उतनी ही खूबसूरती से पढ़िए और एग्जाम को दीजिए, ठीक है। सारी चीजें आपको झेलना। तो यहाँ जो एक एक कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंसेप्ट आपके काम में आने वाला। सपोज दैट फिर से कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको देखना है कि ये बिटवीन दिया हुआ है, बिटवीन के साथ में एंड आ जाएगा आंसर, और आगे बढ़ गए। क्योंकि आपको लगभग 100 क्वेश्चंस, ये लिखा अपन ने 100 क्वेश्चंस कितने में करना है, 60 मिनट में। यानी 100 क्वेश्चन के लिए आपको पूरे 100 मिनट भी नहीं दिए, और अगर 100 क्वेश्चन के लिए 100 मिनट दिए होते तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट हो जाता। यहाँ तो 40 मिनट कम दे रहा है, और उतने में ही आपको सोचना है, समझना है, कौन सा टॉपिक है, क्या नहीं, सब कुछ समझना है, सब कुछ चीजें करना है, और फिर आपको आंसर भी देना है। तो अगर ये सारी चीजें करना है तो आपको फिर बहुत ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। किसी भी चीज के लिए अगर मुझे समय मिल जाए, कि जैसे मान के चलो कि कोई क्वेश्चन दे दिया और उस क्वेश्चन के लिए उन्होंने बोल दिया कि आपको 5 मिनट दिए जा रहे हैं, तो मैं कहीं ना कहीं से तो आंसर निकाल लाऊंगा, ये पक्का है, कहीं ना कहीं से मैं आंसर निकाल लाऊंगा। लेकिन अगर उसने कहा कि 5 मिनट नहीं, मैं केवल आपको 5 सेकंड दे रहा हूं, तो इतनी देर में तो मैं सोच भी नहीं पाऊंगा, आंसर कहां से दूंगा। और यही हमारे साथ में हो रहा है। तो लगभग जब आप 100 क्वेश्चन 60 मिनट में करोगे, तो मेरे हिसाब से 32 सेकंड में आपको उसको सॉल्व करना होता है। तो इससे अच्छा है कि 32 सेकंड में सॉल्व करने की अपेक्षा कर 32 सेकंड के लायक बन जाओ। और लायक बन जाओगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस जमकर करना पड़ेगी। टॉपिक मजबूत करो और उस पर प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लेना, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखें, इसके बाद अगला लिखा हुआ है, ही इज नॉट द फास्टेस्ट बॉलर नंबर 1 स्लैश इन द इंडियन टीम नंबर 3 इजंट ही नंबर 3 नो एरर 4। क्वेश्चन में हमको मिल गया इजंट ही, और इजंट ही को अगर अपन देखेंगे तो ये हो गया हमारे लिए क्वेश्चन टैग्स, ठीक है। ये टॉपिक कौन सा हो गया, क्वेश्चन टैग्स। अब क्वेश्चन टैग को समझना, जैसा आंसर दिया हो और जब क्वेश्चन दिया हो, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वही हमारा आंसर में आ जाता है, ठीक। अब जैसे यहाँ पर लिखा ही क्या हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट, इज क्या है हेल्पिंग वर्ब, और ये नॉट लिखा है यानी निगेशन सेंटेंस को बना दिया। आप समझना, ये लिखा मैंने क्वेश्चन और इसके बाद में ये लिखा मैंने आंसर। अगर क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन सिंपल है, कैसा हो सिंपल, तो आंसर हम हमेशा नेगेटिव देते हैं, ठीक है, उल्टा चलता है। और अगर क्वेश्चन नेगेटिव दिया हो तो आंसर हम हमेशा कैसा देते हैं, सिंपल देते हैं, उल्टा चलते हैं। अगर कोई तुमसे पूछ रहा है खाना खाओगे, तो आप क्या कहोगे, नहीं खाएंगे। और अगर कोई आपसे पूछ रहा है खाना नहीं खाओगे, तो बुरा मत मान लेना, यार वो तो खाने पहले से ही खाने के लिए मना कर रहा है। भाई वो नेगेटिव पूछ रहा है ताकि आप उसका आंसर क्या रख सको, सिंपल रख सको, हाँ खाऊंगा, ठीक है। तो सिंपल का नेगेटिव चलता है और नेगेटिव का सिंपल चलता है, ये इसकी डिमांड होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, नॉट, और अगर नॉट लिखा है तो इसका मतलब सेंटेंस कैसा हो गया है, नेगेटिव हो गया।
हो गया कि नहीं हो गया? और अगर ये नेगेटिव हो गया तो आंसर कैसा ले जाओगे? सिंपल ले जाओगे। ठीक, अब यहां देखोगे तो इसने क्या लिखा है? इजंट ही। इजंट ही का मतलब है इज नॉट और ये ही, और यहां पर क्या दे रहा है? नॉट दे रहा है। नॉट क्या हो गया? नेगेटिव। यानी क्वेश्चन भी नेगेटिव और आंसर भी क्या है? नेगेटिव। अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो आंसर कैसा होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए था, और ये कैसा दे रहा है? नेगेटिव। इसका मतलब यहां मिस्टेक है। यहाँ मिस्टेक क्या है कि आंसर जो है ना वो कैसा होना चाहिए था? सिंपल होना चाहिए था। और ऐसा कौन से में? थर्ड में। तो आंसर क्या जाएगा? थर्ड वाला। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला। क्लियर हुआ? जितना जाना क्वेश्चन को समझोगे, जितना जाना उस पर प्रैक्टिस करोगे, जितना जाना उसमें डिटेल में जाओगे, क्वेश्चन उतना ही जल्दी आप आंसर लेकर आ सकते हो। ये नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 20 मिनट मिले, नहीं, कम समय मिला है, कम समय में आपको देखना है। सपोज दैट अगर मैं एज अ स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करना चाहता, मैं देखता क्वेश्चन पढ़ा, ही इज नॉट द फास्टेस्ट बॉलर, नंबर 1 सिलेक्ट इन द इंडियन टीम, नंबर 2 सिलेक्ट इजंट ही, ये देखा नॉट और ये नहीं आएगा, ये लो, मुश्किल से ये 2 सेकंड में आंसर हो गया। आप कहोगे सर आपको तो रटा होगा इसलिए 2 सेकंड में, क्या आप तो 1 सेकंड में भी आंसर दे दोगे? ठीक है भाई, आपकी जैसी मर्जी। आप रटा हुआ कहना चाहते हो, मुझे रटा हुआ कह दो। आप कहना चाहते हो सर पहले से पता होगा, या आप तो टीचर हो तो आपको तो आता ही होगा। तो आपको क्या लगता है इस लेवल तक पहुंचते हुए क्या मेरे को ज्ञान प्राप्त हो गया था क्या? कि मैं नीम के नीचे बैठा हुआ था और मेरे ऊपर क्या है, नीम की निभोई गिरी और सारा ज्ञान आ गया मेरे अंदर, ऐसा हुआ होगा? नहीं। इस लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे भी तो प्रैक्टिस करना पड़ी होगी। वही प्रैक्टिस मैं आपसे कह रहा हूं, आप भी प्रैक्टिस करोगे ना तो इस लेवल तक पहुंच जाओगे। आंसर देखा नहीं और क्वेश्चन देखा नहीं कि आंसर आया नहीं। ठीक है, अब रही बात डिटेल में पढ़ाने की, तो डिटेल में इसलिए दे रहा हूं ताकि यहाँ पर कोई नया स्टूडेंट आता है जिसको इंग्लिश में डर लगता है, वो भी समझ सके यार इंग्लिश उतना बेकार तो है नहीं, जितना हमने सुन रखा है या समझ रखा है उतना बेकार नहीं, यानी मैं भी इंग्लिश अच्छी कर सकता हूँ। तो उस बच्चे के लिए मैं थोड़ा सा डिटेल में भी जाता हूँ और ये जरूरी भी है। ठीक है, अब फिलहाल इसका आंसर मिल गया, आगे बढ़े। देखो अब अगला क्वेश्चन लिखा, आई वेंट इन टू नंबर 1 स्लैश द बैंक एंड विड्रॉ सम मनी। आई क्या हो गया हमारे लिए? सब्जेक्ट। वेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इनटू प्रीपोजिशन। ठीक, द बैंक हमारे लिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। फिर लिखा एंड और ये लिखा विड्रॉ, और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड। दोनों वर्ब को अगर अपन देखेंगे तो पहले मैच कर लो, दोनों वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सब्जेक्ट एक ही, यानी एक सब्जेक्ट के लिए सेम वर्ब आ रहे हैं, यानी वर्ब में कोई मिस्टेक नहीं है। सम मनी वो तो ऑब्जेक्ट हो गया, कोई बात नहीं। अब वो कहाँ गया? आई वेंट इनटू द बैंक, मैं कहाँ गया? बैंक में गया। और बैंक में जाने के लिए प्रीपोजिशन किसका यूज कर रहा है? इनटू का। इनटू का यूज नहीं होगा, इसकी जगह अपन किसका प्रयोग करेंगे? इन का। और ऐसा कौन से में? पहले वाले में। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, अब इसको समझना, अगर अपन मोशन की बात करें, मोशन, तो मोशन दो प्रकार का होता है। एक होता है स्टे मोशन, ठीक, और दूसरा होता है रनिंग मोशन। रनिंग मोशन, रनिंग मोशन। अगर स्टे मोशन है तो आप किसका प्रयोग करोगे? इनका। और अगर रनिंग मोशन है तो आप किसका प्रयोग करोगे? इनटू का। ठीक है ना, किसका प्रयोग करोगे? इनटू का। आप बैंक में गए और बैंक में जाने की बात कर रहे हो तो वहां पर क्या है? बैंक में जाओगे, कौन सा मोशन हो जाएगा आपके लिए? स्टे मोशन। और स्टे मोशन होगा तो आप किसका यूज करोगे? इनका। अगर इसी क्वेश्चन में मान के चलो मैं मीनिंग बदल दूं, समझना, आई वेंट इन द बैंक एंड विड्रॉ, मैं बैंक में गया और बैंक में जाके मैंने अपना पैसा निकाला, यही तो है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मान के चलो कि चोरी से संबंधित बात करी जाए, यहाँ आई की जगह अगर थीप्स लिख दिए जाए तो थीप्स क्या होगा? वो बैंक में जाएंगे क्या? वो बैंक में स्टे करने के लिए जाएंगे? नहीं। अगर थीप होगा तो सेंटेंस का जो प्रेजेंस है वो भी बदल जाएगा, और वो बदलने का मतलब क्या हो गया कि थीप जाएंगे वो भाई स्टे के लिए नहीं जाएंगे, वो तो रनिंग के लिए जाएंगे, चोरी करेंगे और निकल जाएंगे। जब वो चोरी करेंगे निकल जाएंगे तो उनका जो मोशन होगा वो कौन सा मोशन होगा? रनिंग मोशन होगा। तब अपन किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का। तब हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर आई वेंट, मैं तो बैंक में गया और अपना पैसा निकाल के आ गया। तो मैं जाऊंगा तो पूरी प्रोसेस से जाऊंगा। मैं गया, उसमें फॉर्म भरा, मैंने पैसे फॉर्म भरा, उसके बाद मुझे पैसे मिले और मैं आ गया। और वहीं अगर आई की जगह सपोज दैट मैं यहाँ पर थीप्स लिख दूं तो अब वो क्या फॉर्म भरेंगे क्या?
वो पैसे मांगेंगे क्या? नहीं। तो बस यही चीज आपको समझना है कि कब कहाँ कौन सी मीनिंग का क्या मतलब निकल रहा है, और उसी के हिसाब से तय होती है आपकी प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के कई तरीके हैं, जब मैं प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में भी बताऊंगा। अगर मान लो, देख ये बैठा हुआ है राजा आशिक, ठीक है, ये बैठा हुआ है राजा आशिक। अब इसको क्या है, ये यहां पर देखो, ये बढ़िया तरीके से नदी चल रही है, ठीक है, ये बढ़िया तरीके से नदी चल रही है, ये तो बैठा हुआ है। इसकी बाली ने इससे कह दिया जा कुछ बाहर जा, थोड़ा बहुत कमा और मेरे लिए स्कॉर्पियो खरीद के लेके आ, या सरकारी नौकरी लगा ले, तब मैं तेरे से शादी करूंगी, वरना मैं बगल वाले से शादी कर लूंगी। ठीक है। अब भाई क्या हो गया, डिप्रेशन में आ गया। अब भाई डिप्रेशन में आ गया तो ये तो मारे गुस्से के कहाँ जाकर बैठ गया, ये जाकर बैठ गया नदी के किनारे या नदी के पास में जाके बैठ गया। अब भाई ने क्या कहा कि ना, मेरे को जीना नहीं है, मेरी वाली ने आज मेरी इंसल्ट कर दी और मुझे जीना नहीं है। भाई यहां से यहां कूदा, और कूदने के बाद क्या हुआ, इस ये देखो, कूदने के बाद में ये देखो, ठीक है, ये आ गया नदी में। अब यहां से अगर यहां कूदेगा तो कौन सा मोशन लेकर आएगा, ये कौन सा मोशन लेकर आएगा, रनिंग। और रनिंग लेकर आएगा तो क्या हो जाएगा, इनटू। क्यों आएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, जंप करेगा करेगा और जंप करेगा तो कौन सा मोशन आ जाएगा, रनिंग। और रनिंग के लिए हम किसका यूज करेंगे, इनटू का। अब ये वाला जो भाई साहब है वो तो कूद गया। अब कूदने के बाद ये कहाँ है, नदी में है। और अगर हम कह रहे हैं कि ये नदी में है तो इसके साथ में अपन किसका प्रयोग करेंगे, इनका, क्योंकि ये नदी में कौन सा मोशन बनाएगा, स्टे मोशन। ठीक है, तो स्टे मोशन के साथ में किसका यूज करेंगे, इनका। और रनिंग मोशन अगर हो रहा है तो किसका यूज करेंगे, इनटू का। वैसे ही अगर चोर जो है ना वो बैंक में घुस रहे हैं तो कौन सा मोशन होगा, रनिंग मोशन। और अगर कोई व्यक्ति है वो बैंक में गया और अपने पैसे निकाल कर लेकर आया तो कौन सा मोशन हो गया, स्टे मोशन हो गया। और स्टे मोशन के लिए यहाँ इनटू की जगह किसका प्रयोग करोगे, इनका। कौन से में था, पहले में, आंसर पहला। बाद बाकी सारी चीजें नोट डाउन कर लेना। आगे बढ़े, देखो, आई फाउंड द टू फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक नंबर 2 स्लैश पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग। ऐसा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी भी पढ़ाया हुआ है। आई फाउंड द टू फर्स्ट, टू फर्स्ट नहीं होता, फर्स्ट टू होता है। क्या होता है, फर्स्ट टू। पहले आता है कार्डिनल और फिर आता है ऑर्डिनल, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड। और सेकंड को जैसे फर्स्ट, ठीक है ना, सेकंड अगर यहाँ टू लिखना है तो ये आएगा। फिर अपन है फर्स्ट सेकंड और यहाँ पर लिखा अपन है थर्ड, और ये लिखेंगे अपन थ्री। तो ये तरीका चलता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन चलेगा ना, यहाँ चलेगा 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 बाद में आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पहले आता है, उसको अपन कहते हैं कार्डिनल और ऑर्डिनल का क्रम। अच्छा कौन से में, सेकंड में, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। ठीक है, आगे बढ़े, देखें इसके बाद अगर अपन अगले क्वेश्चन पर बात करें, बैकुन द फादर ऑफ द इंग्लिश ऐसे, बैकुन जो कि इंग्लिश ऐसे के फादर थे, हैड अ थर्स्ट, ठीक है, ऑफ नॉलेज, उनको क्या थी, नॉलेज के लिए प्यास थी, ठीक है। तो यहाँ पर हैड अ थर्स्टी होगा, ठीक है, कौन से में, सेकंड में, आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। थर्स्टी लिखते हैं किसी चीज के लिए प्यासा होना। अगला देखो, अगला कौन सा हो जाएगा, देखें अगला क्वेश्चन लिखा है, द ट्रेन हैड लेफ्ट नंबर 2 स्लैश 1 ही हैड रीच्ड द स्टेशन। समझना, द ट्रेन क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट, द ट्रेन सब्जेक्ट, हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, लेफ्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेफ्ट क्या हो गया हमारे लिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद ये लिखा व्हेन, और यहाँ पर ही क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट, हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, रीच्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब समझना, जब दो सब्जेक्ट, ये मैंने लिखा दो टेंस, ये लिखा मैंने दो टेंस, जब दो टेंस में से
में से कोई भी एक टेंस, कोई भी एक टेंस, ठीक है, में से कोई भी एक टेंस अगर पास्ट परफेक्ट का हो जाए, किसका हो जाए, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हो जाए, तो दूसरा वाला जो होगा ना वो बनेगा पास्ट इंडेफिनेट का। और पास्ट इंडेफिनेट का मतलब क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप देखो द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये ऑलरेडी क्या बनना है अपने लिए, पास्ट परफेक्ट बनना है कि नहीं बनना है, ये लिखा अपन है पास्ट परफेक्ट। अगर ये पास्ट परफेक्ट बनना है तो दूसरा वाला अपन कौन सा बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनेट। और पास्ट इंडेफिनेट बनाएंगे तो यहां से हेड हटा देंगे, और हेड हटाएंगे तो ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो किसका काम करेगी, सेकेंड फॉर्म का, और आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला। अच्छा, दोनों में से कोई भी एक हो जाए, अगर दोनों में से कोई भी एक टेंस पास्ट इंडेफिनेट का मिला है तो दूसरा वाला पास्ट परफेक्ट का बनेगा। दूसरी बात, दोनों टेंस में से कोई भी एक टेंस अगर एक पास्ट परफेक्ट का हो रहा है तो दूसरा वाला पास्ट इंडेफिनेट का बनेगा। अगर एक पास्ट इंडेफिनेट का हो रहा है तो दूसरा वाला पास्ट परफेक्ट का बनेगा। आप कुछ भी यूज कर सकते हो। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर एक हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का है तो दूसरा वाला वर्ब के सेकेंड फॉर्म में जाएगा, ठीक है ना। और इसी को उल्टा के कह सकता हूं कि अगर हेड वर्ब की सेकंड फॉर्म में है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना ये आपके काम आएंगे, क्वेश्चन देखोगे नहीं और आंसर आ जाएगा। बाद बाकी अगर आप ये सोचोगे ना विद कंसेप्ट के साथ मैं जाऊंगा, ग्रामेटिकली मैं जाऊंगा तो परेशान हो जाओगे, ऐसा नहीं करना। एक बार अच्छे से पढ़कर देखो, अच्छे से चीजों को समझोगे, आंसर आपके सामने ही है। अब ला नहीं पा रहे हो ये गलत बात है, ठीक है ना। तो इन चीजों को पढ़ लेना, समझ लेना। कोई भी दो टेंस में से अगर एक टेंस पास्ट परफेक्ट का हो रहा है तो दूसरा पास्ट इंडेफिनिट का होगा ही होगा, और अगर वो पास्ट इंडेफिनिट का हो रहा है तो दूसरा वाला पास्ट परफेक्ट में रख दो। और शॉर्ट फॉर्म में जाओगे तो जहां आपको एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए वहां सेकंड फॉर्म यूज करना, या फिर सेकंड फॉर्म मिल गई तो एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लेना, ठीक है ना। जैसा इसका आंसर मैंने आप लोगों को बताई दिया। इसके बाद देखो अगला, he said comma inverted comma that he will never number two slash repeat the mistake। उसने कहा कि मैं इस मिस्टेक को दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा। सेंटेंस अगर अपन देखें तो यहां सेड लिखा और ये लिखा है दैट। अगर मैं दोनों को मिला दूं तो इसका मतलब मुझे यहां से ये पता चल गया कि ये जो क्वेश्चन है वो नरेशन टॉपिक से, किससे, नरेशन टॉपिक से। अच्छा, सेड के साथ में यहाँ पर दैट लिखा है तो मुझे ये और इसके अंदर ये क्लियर और हो गया कि ये जो सेंटेंस है ना वो इनडायरेक्ट नरेशन का, ये किसका है, इनडायरेक्ट नरेशन का। अब मेरा काम 90% तक बन गया, बस 10% मुझे वहां दिमाग लगाना है कि मिस्टेक कहां दी है इसमें। आगे बढ़े, सब्जेक्ट लिखा है ही, ये लिखा है बिल हेल्पिंग वर्ब, और ये नेवर रिपीटेड दिस मिस्टेक, कोई बात नहीं है। अब अगर मैं इस बिल की बात करूं, हालांकि ये फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब। एक बात, दूसरी बात मैं इससे ये कह सकता हूं कि ये मेरे लिए मॉडल वर्ब भी है। बिल और सेल मॉडल वर्ब में कंसिडर किया जाता है तो ये मॉडल वर्ब भी है। अब मेरे काम की चीज क्या है भाई, ये बताओ। अपने काम की चीज ये है कि जब इनडायरेक्ट नरेशन बनता है ना तो इनडायरेक्ट नरेशन का जो आरएस वाला भाग होता है, यानी इनडायरेक्ट नरेशन का जो टेंस होता है, नरेशन का, नरेशन में आरएस का टेंस पास्ट में बनता है। बस इतना ध्यान रखो, पास्ट में बनता है। और पास्ट में बनेगा तो इसका बिल का पास्ट होता है वुड, बिल का पास्ट वुड। तो मैंने इसीलिए तो कहा फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, और दोनों मिलाकर ये किसको इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट को। और अगर इसका पास्ट देखोगे तो पास्ट क्या हो जाएगा, वुड, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ बिल की जगह किसका यूज करना चाहिए था, वुड का। और ऐसा कौन से में, सेकंड में, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो गया। ये तो था आसान जिंदगी, ठीक है, ये तो था सिंपल। अब थोड़ा सा मेंटोस खाओ और दिमाग की बत्ती जलाओ। मेंटोस खाओगे और दिमाग की बत्ती जलाओगे तो सीधा सीधा क्वेश्चन दिख रहा है भाई, ये क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट।
ये क्या हो गया सब्जेक्ट, सेड क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म से टेंस कौन सा हो गया पास्ट। अगर ये पास्ट है तो पूरे सेंटेंस में बस आपको पास्ट मिलना चाहिए, ये पास्ट है तो पास्ट मिलना चाहिए। आगे बढ़ गए दैट सब्जेक्ट, और ये बिल, बिल क्या है प्रेजेंट, बिल क्या है प्रेजेंट, और हमें अगर यहाँ पास्ट है तो ये भी पास्ट होगा ना, और ये पास्ट होगा तो हम किसका यूज करेंगे वुड का, तो आंसर क्या हो जाएगा सेकंड वाला। देखते ही आंसर, ठीक है। देख ये लिखा सेड, और सेड क्या है वर्ब के सेकंड फॉर्म, और वर्ब के सेकंड फॉर्म से टेंस कौन सा जा रहा है पास्ट का, और अगर ये पास्ट का जा रहा है तो इसके बाद आगे वाला जो भी वर्ड बनेगा वो भी पास्ट जाएगा, तो पास्ट क्या हो जाएगा वुड, और यहां पर क्या लिखा था बिल, किस में चेंज करोगे वुड में, आंसर। ठीक, चलो आगे बढ़ जाए। इसके बाद आई एम एबल नंबर 1 स्लैश टू कॉप विथ अप नंबर 2 स्लैश ऑल दिस डिफिकल्टीज नंबर 3 नोयर। कॉप अप विथ नहीं होता है, ठीक है ना, प्रीपोजिशन में डायरेक्ट याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार रिपीटेड आस्क किया जाता है, ठीक है, आस्क रिपीट, आस्क रिपीटेड, लगातार पूछा जाता है। तो कॉप अप विथ नहीं होता, कौन से में हो गया सेकंड में, आंसर क्या हो जाएगा सेकंड, और ऐसा क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूं, तो 2-3 क्वेश्चन शायद ये ऐसे हो चुके हैं, और ये इसके आगे वाला क्वेश्चन है रिपीट भी आ रहा है, तो एसएससी में अगर अपन देखें ना तो क्वेश्चन रिपीट भी कर जाता है, तो आपको अपनी प्रैक्टिस मजबूत करना है। अब वो आपके ऊपर है कि आप एग्जाम को, अपने एग्जाम को किस तरीके से लेते हो। आई विश आई एम नंबर 1 द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वाइड वर्ल्ड, पूरे विश्व में मेरी इच्छा है मैं पूरे विश्व में क्या होता रिचेस्ट पर्सन होता। देख होता कि नहीं होता ये तो भक्ति बताएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर कैसे होता, तू मिस्टेक कर रहा है, रिचेस्ट पर्सन हो सकता था, अगर तुझे ये सेंटेंस समझ में आ जाए कि मिस्टेक कहाँ है तो रिचेस्ट पर्सन बन जाएगा, और अगर तूने ये सेंटेंस सही नहीं कर पाया तो रिचेस्ट पर्सन बनना मुश्किल हो जाएगा। बनना रिचेस्ट है लेकिन सेंटेंस की पकड़ नहीं है तो फिर मुश्किल है। देख तेरी क्या है इच्छा है, ठीक है, बना नहीं है इच्छा है, इसका मतलब अगर मैं देखूं कि आई विश, ही विशेस, ठीक है, इसके अलावा वुड दैट अकेला इफ ओनली एज दो, ये वर्ड, ये हमेशा ध्यान रखना ये सेंटेंस को इमेजनरी बनाते हैं। इमेजनरी मतलब काल्पनिक, और सेंटेंस भी काल्पनिक में ही जा रहा है, कल्पना कर रहा है कि मेरी इच्छा है काश में होता है, नहीं काश में होता। तो अगर ये कंडीशन मिल जाए तो इसके बाद अपन सबसे प्यारा लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट चाहे आपके लिए सिंगुलर हो या प्लूरल हो डजंट मैटर, ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है या प्लूरल है। अब इसके बाद आपसे पूछी जाएगी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब मिलेगी आपको वॉज और ये लिखा वर, तो आप हमेशा किसका यूज करोगे यूज ऑलवेज वर का, ठीक है, आप हमेशा किसका यूज करोगे वर का, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो और चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, आप हमेशा किसका यूज करोगे हेल्पिंग वर्ब में वर का। तो यहां पर क्या था एम है, हमें क्या चाहिए वर, इसीलिए तू रिचेस्ट नहीं है। हाँ अगर यहां से एम हटा दो और एम की जगह पर अगर वर लिख दोगे तो तेरे रिचेस्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी, बन भी सकता है, ठीक है ना। तो पहले इसीलिए तो कहते हैं कि पहले चीजों को संभालो, और अगर चीजें संभाल रहे हो तभी तो कुछ कर पाओगे। तो यहां पर एम की जगह पर क्या आ जाएगा वर आ जाएगा, क्या जाएगा वर। अच्छा कौन से में फर्स्ट वाले में, तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट वाला। और जो मैंने बताया ना इस पर क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन देखो नहीं और आंसर आना चाहिए, क्योंकि सिंपल रहता है। आपको बस जो वर्ड मैंने बताए उन पर ध्यान देना है और उसके अकॉर्डिंग बस बात पे देना है,
पूरा सेंटेंस भी नहीं पढ़ना है। अगर दोबारा से ऐसा सेंटेंस मिला, सपोज दैट उसमें आई विश लिखा है, तो मैं पूरा सेंटेंस आगे पढ़ूंगा ही नहीं। अगर मैं एग्जाम देने के लिए जा रहा हूं तो मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं देखूंगा इसके साथ में ये चीज जुड़ती है, बस हो गया। अब आगे क्या लिखा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, और मिलेगा ऐसा सेंटेंस। आगे बढ़े, अगला, शी इज कॉन्फिडेंट नंबर 1 स्लैश टू विन द गोल्ड मेडल दिस टाइम। सीधा देखा, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट के साथ में टू नहीं आता, ऑफ आएगा, और अगर ऑफ आ गया तो यहां पर ऑफ के साथ में, ठीक है, अगर ऑफ के बाद में देखे मेन वर्ब, तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी, तो आंसर हो जाएगा कॉन्फिडेंट, क्योंकि कॉन्फिडेंट जो है ना वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और एडजेक्टिव के बाद में फिर प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन है फिर लिखेंगे अपन मेन वर्ब। ये एक पूरा तरीका होता है इसको बनाने का, ठीक है ना। और अगर ऐसा हो रहा है तो यहां मैंने लिखा कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंट के साथ में फिर यहां पर ऑफ आता है, और ऑफ के साथ में वर्ब लेना है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। तो यहां पर आंसर आ जाएगा, देखो पहले तो टू हटाओगे, टू की जगह क्या लिखोगे, ऑफ, और फिर बिन हटाओगे, बिन की जगह पर क्या लिखोगे, आईएनजी। लेकिन इतना तो हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो आंसर आना चाहिए और वहां पर टिक करना आना चाहिए। ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर कौन सा हो गया, दूसरा वाला, और आंसर। अच्छा एक बात और समझना है इसे, आपको एग्जाम देते समय ना, एग्जाम देते समय आपको टीचर नहीं बनना है, टीचर हमें बना रहने दो, तुम सिर्फ स्टूडेंट हो और स्टूडेंट की तरह काम करो। स्टूडेंट का काम होता है क्वेश्चन को पढ़ना, और यहाँ गड़बड़ है वो मन में रखो कि कॉन्फिडेंट के साथ पहले तो ऑफ आएगा, यही मिस्टेक हो गई, टू नहीं आता, ऑफ आता है, और आंसर हो गया दूसरा वाला। जब आपसे ये पूछे कि क्यों, तो आप अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कर लेना, पूरे शक्तिमान बन जाना, और शक्तिमान बन के सातों केंद्रियों को जगा देना, और सातों केंद्रियों का ज्ञान उसको दे देना, वो आपके ऊपर है। लेकिन जब तक स्टूडेंट हो ना, तब तक आपको सिर्फ ये आना चाहिए, अपने क्वेश्चन से मतलब और अपने आंसर से मतलब, और लगाओ और आगे बढ़ जाओ। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर ऐसा कर रहे हो तो सिलेक्शन आपके हाथ में है, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो सिलेक्शन से चूक जाओगे, फिर आपको और मेहनत करना पड़ेगी। अब वो आपके ऊपर है, मेरा काम है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाना। देखो, देयर इज नंबर 1 स्लैश नो प्लेस, नंबर 2 स्लैश इन द कंपार्टमेंट, नंबर 3 नो एरर 4, एसएससी सेक्शन ऑफिसर एग्जाम 2006। देख, क्वेश्चन पढ़ा, और पढ़ने के बाद क्वेश्चन लिखा मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इसका जो रिपीटेशन का आस्किंग रेट है वो जाना भी रहेगा, क्योंकि बच्चा इसमें गलती करता है। देयर इज नो स्पेस इन द कंपार्टमेंट, अब रिपीट होगा तो क्या होगा, कभी आपको कंपार्टमेंट मिलेगा तो कभी आपको कार मिलेगी, बस इसके अलावा और कुछ भी आपको मिलना नहीं। ये दो चीजों पे कम से कम अगर आप एसएससी के सारे क्वेश्चन भी करोगे ना, तो आपको लगातार ये मिल जाएगा। और भी एग्जाम में मिल सकते हैं, जैसे ये दिल्ली पुलिस के लिए फेवरेट क्वेश्चन है उसका, एसएससी के लिए मोस्ट वैल्यूएबल यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर क्या है ना, कंपार्टमेंट और कार में अगर अपन बात करें तो स्पेस नहीं होता, वहां पर अपन रूम का प्रयोग करते हैं, और यहां पर रूम का मतलब कमरा नहीं, रूम का मतलब जगह। देख, ये लिखा मैंने प्लेस, और ये मैंने लिखा रूम, दोनों का मतलब अगर मैं कहूं ना तो दोनों का मतलब है जगह, पर दोनों में अंतर है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इस बात को समझना। आप कार में बैठे, और कार में बैठ के अगर सामने वाले से आप कहते हो कि प्लेस दे दें, तो प्लेस का मतलब ये होगा कि अगर आपने प्लेस मांगा है और मैं यहाँ खड़ा हूं, तो बस वो इतना हो जाएगा, बोला दिया तो है बैठ जा, क्या दिक्कत आ रही है। अब वहां पर आप नहीं बैठ पा रहे हो, लेकिन उसकी बात भी पूरी हो गई है, आपने तो प्लेस मांगा ना, और आपने प्लेस मांगा उसने दे भी दिया। प्लेस का मतलब नेक खिसक जाना, थोड़ी बहुत जगह दे देना, आपके साथ मजाक कर देना कि ये ले भाई, जैसे उसको भूख लगी हो कम से कम 10 रोटी की और उसको दे दी हो आधी रोटी, तो वो तो भाई रोटी तो थी ना, तो ये होता है प्लेस। आपको कार में कंपार्टमेंट में क्या मांगना पड़ेगा, उतनी जगह कि जितनी जगह में मैं बैठ जाऊं, तो ऐसी ऐसी बात जितनी जगह में मैं बैठ जाऊं, वो हमें कौन सिखाएगा, रूम। अब रूम का मतलब क्या है, इस बात को समझना, दोनों का मतलब जगह है, पर रूम हमको क्या देगा ये बात समझना। जैसे मुझे कार में बैठना है या कंपार्टमेंट में बैठना,
या सोफा है बड़ा, मैं कहता भाई मुझे भी रूम दे, मुझे भी बैठना है, तो वो मुझे इतनी जगह देगा कि मैं वहां बैठ सकूं। अब जैसे यहाँ है, अब वो मैंने कहा भाई मुझे भी रूम दे, तो वो हट के यहाँ हो जाएगा। अब हट के यहाँ होगा तो इतनी जगह दी है ना, और इतनी जगह में मैं आराम से बैठ सकता हूँ। तो देयर इज नो रूम इन द कंपार्टमेंट, यानी कंपार्टमेंट में मेरे लायक जगह नहीं थी। और ऐसा कहाँ है, सेकंड वाले में, तो आंसर। और मैंने पहले ही बता दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, प्लेस की जगह रूम आएगा। इसके बाद देखो अगला, अगला क्या जेई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। No sooner did the police arrive, number one slash then number two slash the robbers made their good escape. Number three, no error four. सबसे पहली बात, सबसे पहले आपको देखना है कि नो सूनर अगर है ना, तो नो सूनर के साथ में आपको किसका यूज करना है, देन का। किसका यूज करोगे, देन का। और देन देखा नहीं कि बस लास्ट में हमें क्या पहुंच जाना है, नो एरर पर। ये लिखा नो सूनर, और नो सूनर के साथ देन आया है, मजा आ गया, और मजा आ गया तो आंसर हो गया हमारा फोर्थ वाला, ठीक है। नो सूनर, नो सूनर के साथ देन आता है और देन दिया हुआ है, देन माय आंसर इज फोर्थ, नो एरर एंड माय पैकअप, ठीक है। और पैकअप हो गया, घर जाऊंगा और घर जाकर सपने में सोचूंगा बढ़िया मस्त तरीके से मेरा सिलेक्शन हो गया। अब रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में पता चला यू आर नॉट सिलेक्टेड। अब बाल खुजाओगे बैठे बैठे कि भाई मैं तो अच्छा करके आया था और मुझे आती भी इंग्लिश और करके भी आया, फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। मैंने फिर कह रहा हूं ना, छोटी छोटी गलतियों को जब तक नहीं सुधारोगे ना, आप बड़ी गलतियों को नहीं सुधार सकते। एक हर चीज को करने के लिए करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए। जब छोटी छोटी चीजों में आपकी हिम्मत बंधने लगेगी ना, तो आप बड़ी बड़ी चीजों में भी हिम्मत बांध लोगे, और ये होता भी है। पहली बात हमको ये लगता है कि नो सूनर अगर दिया है तो देन आएगा, और देन दिया भी है। और अगर ऐसा है ना, तो इस क्वेश्चन को 90% तक स्टूडेंट्स करके आएंगे, पक्का है। 90% तक इसका जो आंसर है, ये आंसर इसका नो एरर लगाएंगे वो 90% तक, ठीक है। इसका आंसर क्या लगाएंगे, नो एरर। 90% तक, 90% तक इसका आंसर क्या लगाएंगे, नो एरर। केवल 10% ऐसे स्टूडेंट है जिनको लगेगा कि यार इसमें कहीं और मिस्टेक हो सकती है, और वो ध्यान भी देंगे। और जब वो ध्यान देंगे तो देखना क्या, पहली बात ये बिल्कुल सही है कि नो सूनर के साथ में देन आता है, और नो सूनर के साथ में देन अगर आ रहा है तो आप इजीली तौर पर नो एरर पर नहीं पहुंच जाना। अगर नो सूनर के साथ में देन आ रहा है तो समझ जाना क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, ठीक है। ये बात बिल्कुल फिर से सुनो, नो सूनर के साथ देन आता है तो 90% तो आंसर यही हो जाता है कि नो सूनर के साथ देन आता है, लेकिन वो कोई और कंजक्शन जोड़ देगा। अगर ऐसा है तो आपका आंसर वही हो गया। अगर वो नो सूनर के साथ देन दे रहा है तो फिर सचेत हो जाना, सावधान हो जाना। नो सूनर के साथ में अगर वो देन दे रहा है तो मिस्टेक आप ये सोचो कि हो ही नहीं सकती, ये मैं कभी भी नहीं मान सकता, कभी भी मिस्टेक तो वो होगी होगी अगर नो सूनर के साथ में देन दे रहा है तो। और अगर नो सूनर के साथ में देन दे रहा है तो मिस्टेक केवल 10% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने उसको पूरा डिटेल में पढ़ा होता है और उसका आंसर निकाल सकते हैं, सिर्फ 10% स्टूडेंट्स। उनको कैसे पता कि नो सूनर है और नो सूनर के साथ देन दे रहा है, तो भाई देख लो कहीं और मिस्टेक तो नहीं है। तो नो सूनर के साथ में अगर आपको कभी भी देन ऑलरेडी मिल जाए तो इसके अंदर की डिटेल पढ़ना, ठीक है। और डिटेल में आप कहां जाओगे, इन्वर्जन रूल पर। कहां जाओगे, इन्वर्जन रूल पर। और इन्वर्जन रूल आपके यहां पर होते हैं 3। कितने रूल होते हैं, 3 रूल्स, ठीक है। इन्वर्जन रूल्स कितने रूल होते हैं, 3। वो तीनों रूल आपको आना चाहिए। और तीनों रूल का अगर मैं यहां और बता दूं तो तीनों रूल का स्ट्रक्चर आना चाहिए, तीनों रूल का हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, और तीनों रूल के लिए वर्ब आना चाहिए।
अगर आपको नो सूनर दे रहा है और नो सूनर के साथ देन दे रहा है, तो आप देखोगे उसका इन्वर्जन रूल तीन होते हैं, तीनों के स्ट्रक्चर आना चाहिए, तीनों के हेल्पिंग और मेन वर्ब आना चाहिए। अगर ये चीज अभी सही है तब जाकर आपके प्रभु जो है ना बकरी चाल में चल रहे थे, ठीक है ना। जो आपका ग्रह का सबसे बड़ा मजबूत जो ग्रह है वो जो बकरी चाल में चल रहे थे, वो सीधे नहीं चल रहे थे, तब जाकर आप उनको सीधा चला पाओगे, तब जाकर आप कहोगे कि अब मेरे सीधे चलो। तो जब वो सीधा चलेगा ना तो आपको भी सीधा चलाना आना चाहिए। तो यहां पर अपन देखेंगे कि इसमें क्या मिस्टेक है। नो सूनर डिड द पुलिस, क्योंकि देन तो दिया है और हम इस पर नहीं गए अभी डायरेक्ट, क्योंकि ये आंसर नहीं होगा। नो सूनर डिड दे रहा है यानी इन्वर्जन हो गया। द पुलिस क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये लिखा अराइव्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म और इसी को अपन कहेंगे थर्ड फॉर्म। तो यहां क्या लिखा है, डिड, और डिड के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करते। डिड के साथ हम किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। डिड के साथ में हम किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो यहां पर लिखा अपन है डिड और ये हो जाएगा अराइव, ठीक है ना। तो आंसर हो गया ये वाला और आंसर होगा फर्स्ट, यानी मैं यहां लिखूंगा आंसर फर्स्ट। इतनी कथा मैंने आपको सुनाई, समझे। अब रफ कर सकता हूं, ये लो रफ कर दिया। अब इसी क्वेश्चन को दोबारा करना है और मैं इस क्वेश्चन को एज अ स्टूडेंट करूंगा। तो क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ये लिखा डिड और डिड के साथ में ये लिखा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। डिड के साथ में कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। अराइव्ड का क्या हो जाएगा, अराइव। ओनली 2 सेकेंड का काम। ये लो, ना मैंने नो सूनर देखा, ना मैंने देन देखा, ना नो सूनर के जो भी रूल्स फॉलो करता है इन्वर्जन रूल वगैरह, ये कुछ भी नहीं देखा। मैंने पूरा सेंटेंस का आंसर सिर्फ और सिर्फ वर्ब पे ही खत्म कर दिया। इसी को कहते हैं मेच्योरिटी, इसी को कहते हैं अपने एग्जाम को निकाल पाना, ठीक है ना। हलवा नहीं है कि गरम करो पका लो और खा लो और सूत लो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, एग्जाम है। आपके जैसे 36 बैठे हैं, आपके जैसे कई बैठे हैं और आपके जैसे कई इंटेलिजेंट बैठे हैं, उनमें आपको फाइट करना है, सिर्फ एक पेपर नहीं निकालना है। तो चीजों को समझो, आगे बढ़ो। चले अगला क्वेश्चन। कामली इज वन ऑफ द प्लेयर हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच। देखो ये लिखा कामली, कामली अपने लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट। इज हेल्पिंग वर्ब, वन ऑफ द प्लेयर, ऑफ के बाद में यहां जो नाउन है ना वो प्लूरल होता है और प्लूरल दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी सही है। ये आ गया हु की अगर अपन बात करें रिलेटिव प्रोनाउन, और ये हो गई हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब देखना है कि सही आई है कि नहीं आई है। हु से पहले, ठीक है ना, हु के बाद, ये लिखा अपन ने हु के बाद, और यहां अपन ने देखा हु से पहले, से पहले। अगर हमको हु के बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना, तो हु से पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है, हु से पहले जो नाउन लिखा होता है वो हमारा सब्जेक्ट माना जाता है। देख ये लिखा हु और यहां मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और यहां पर मैंने लिखा नाउन, और यही नाउन मेरे लिए क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। से और ये मैंने लिखा पहले, और हु के और ये मैंने लिखा बाद। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहां हेल्पिंग और मेन वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहां हेल्पिंग और मेन वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल। बस इतना सा ध्यान रखना। ये लिखा हु के बाद क्या लिखा है, हैज बीन। बस ये देख लो सही है कि नहीं है। अगर सही है तो कोई बात नहीं हो, और अगर नहीं है तो फिर सही लेकर आओ। हमने उससे पहले देखा क्या लिखा है, प्लेयर्स, और प्लेयर्स हमारे लिए क्या है, प्लूरल, और प्लूरल के साथ में हम हैज बीन नहीं लगाएंगे, किसका यूज करेंगे, हैव और ये बीन का। और ऐसा कौन से में हो रहा है, सिलेक्टेड, और सिलेक्टेड के आगे क्या आ गया, सेकंड। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, सेकंड वाला, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना, ये आपके काम आएगा, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन, द कैटल्स नंबर 1 आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, नंबर 3 नो एरर फॉर एसएससी सेक्शन ऑफिसर, और 2008। जितना बड़ा एसएससी में पोस्ट होती है
उतना ही क्वेश्चन मजाकिया यहाँ पर दे दिया। अगर किसी ने ठीक ठाक नाउन भी पढ़ा होगा या ठीक ठाक पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कैटल्स नहीं होता, अकेला क्या होता है, कैटल होता है। और कौन से में हो गया, पहले में। और आंसर, कुछ नाउन्स प्लूरल ही होते हैं, उसमें ऐसा ही एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसमें कि कैटल हो गया, सीप हो गया, डियर हो गया, तो इनमें कभी भी एस लगाकर, पीपल हो गया, इनमें कभी भी एस लगाकर इनको प्लूरल नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कैटल्स नहीं होगा, अकेला क्या होगा, कैटल होगा। कौन से में, पहले में। और आंसर मैं पहले ही लगा चुका था। एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2008 के एग्जाम में ये पूछा हुआ था। आगे बढ़े। Once disappointed his mother as he did not write to her very often। देखो, once क्या हो गया, इस सब्जेक्ट, ठीक। डिसअपॉइंटेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म हिज मदर, हिज मदर क्या हो गया हमारे लिए ऑब्जेक्ट, और वन सब्जेक्ट है तो उसका पजेसिव हिज बनना है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। एज, अब एज के बाद में यहां पर आ गया ही, जो कि वंस के लिए यहां पर प्रोनाउन का काम कर रहा है। डिड नॉट क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब। ये डिसअपॉइंटेड था, डिसअपॉइंटेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस में जा रही है, पास्ट में। और अगर ये पास्ट है तो यहां पर डिड नॉट को भी चेक कर लो, तो ये भी किस में, पास्ट में, यानी पास्ट का पास्ट में जा रहा है। और बाद बाकी तो कोई मिस्टेक थी नहीं, यानी यहां तक तो अपन बच चुके हैं। अब आगे और देखेंगे। अब देखा अपन ने डिड नॉट, डिड नॉट के बाद में ये लिखा राइट, राइट क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। और आपको अच्छे से पता है डिड नॉट के साथ में हम हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, उससे भी पहले वाले में। तो यहाँ राइट है, और फिर लिखा है टू हर वेरी ऑफन। अब यहाँ जो हर है ना, वो किसके लिए यूज कर रहा है, मदर के लिए। और इससे पहले यहाँ पर क्या आ गया, टू आ गया, इसका मतलब यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो सेंटेंस क्या हो गया, नो एरर। और नो एरर हो गया तो किसको टिक लगाओगे, फोर्थ वाले को। एसएससी सेक्शन ऑफिसर एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ। अभी तक जितने क्वेश्चन किए ना, उसमें आपको एक क्वेश्चन ऐसा मिला है जिसका आंसर अपन ने क्या लगाया है, नो एरर। यानी 100 क्वेश्चन करोगे ना, तो 100 क्वेश्चन पे मुश्किल से 5 या 6 क्वेश्चन, या मैक्सिमम मान लो 10 क्वेश्चन जो कि आपको नो एरर पर मिलेंगे। बाद बाकी यानी 90% में तो मिस्टेक होगी ही होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हुआ, नो एरर। आगे बढ़े, अगला देखो। आफ्टर यू विल रिटर्न नंबर 1 फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू नंबर 3 नो एरर 4। क्वेश्चन कंसेप्ट के ऊपर है, ये लिखा है आफ्टर, ठीक है ना। तो यहां मैंने लिखा आफ्टर, ये लिखा मैंने आफ्टर। तो आफ्टर के साथ में ये हो गया अपने लिए फर्स्ट टेंस, और ये हो गया सेकंड टेंस। ठीक है, अगर अपन दूसरे वाले सेंटेंस में देखें तो ये लिखा है बिल, हेल्पिंग वर्ब, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनेट। और अगर फ्यूचर इंडेफिनेट है तो आफ्टर के साथ पहला वाला टेंस जो है ना, वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनेट। और प्रेजेंट इंडेफिनेट का मतलब होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आप सकता पड़े तो एस, और ये लिखा अपन है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ यू विल रिटर्न नहीं होगा, अकेला होगा यू रिटर्न, और यू रिटर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी विल रिमूव करेंगे। और ऐसा कौन से में, फर्स्ट में। आंसर क्या हो गया, फर्स्ट वाला। ये तो गया एक तरीका। दूसरा, अगर अपन बात करें इन फ्यूचर, किसकी बात करें, इन फ्यूचर। और इन फ्यूचर में अगर आपको दो टेंस दिए हो, क्या दिए हो, दो टेंस दिए हो, ठीक है, दो टेंस दिए हो, तो हमेशा याद रखना अगर आपको दो टेंस दिए तो इसमें से एक टेंस आपका बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसका बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और दूसरा जो टेंस बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट का। अब किसी भी एक टेंस को देख लेना, बाद बाकी दूसरे को बना देना। अगर दोनों में से कोई भी एक टेंस दे रहा है तो दूसरे वाले को बनाओगे ही बनाओगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रहा है तो दूसरा वाला फ्यूचर इंडेफिनिट बनाना, और अगर फ्यूचर इंडेफिनिट दे रहा है तो पहला वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट बना। अच्छा, अब आपको एक कंफ्यूजन ये भी हो सकता है कि सर बना तो लेंगे लेकिन बनाएंगे कौन सा, क्योंकि यहां पर भी तो दोनों फ्यूचर में दिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ में आपको कंजक्शन के रूप में वर्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो कंजक्शन प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसा होगा। देखो आफ्टर,
तो आफ्टर के साथ में यहाँ वाला टेंस कौन सा बनेगा, प्रेजेंट का इंडेफिनेट। और पहला प्रेजेंट इंडेफिनेट का मतलब क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ठीक है। और इसीलिए हमारा आंसर क्या हो चुका था, पहला वाला। क्लियर हो रहा है। ये छोटी छोटी जो चीजें है ना, यही आपको एग्जाम पास कराएंगे। और जिस दिन मन में ये लगे कि मुझे टीचर बनना है, उस दिन तो फिर आ जाना, मैदान खाली है, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी एक बोर्ड खरीद लेना, मार्कर ले लेना और बढ़िया बच्चों को पढ़ाते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन बताना कि आप में कितना टैलेंट है। लेकिन एग्जाम निकालते समय सिर्फ इस बात का ध्यान रखो कि मुझे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चल भाई आगे चलते हैं जी। क्या लिखा है, सीन्स फ्रॉम, और ये रेड है, रेड है तो इसको हटाओ। देखो खतरे की घंटी है, इसको हटा दो। When my sister was ill, I went to the hospital on alternative days. When my sister was ill, जब मेरी जो सिस्टर थी वो बीमार थी, I और went, यानी was को अगर अपन देखेंगे तो was क्या है, past, और went क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म से ये भी क्या हो गया, पास्ट, पास्ट का पास्ट में। टू द हॉस्पिटल, ठीक है, ऑन अल्टरनेटिव डेज, तो ये भी सही है, ये भी सही है। और अगर ये सही है तो आंसर क्या जाएगा, नो एरर। और आंसर यहां पर फोर्थ वाला, यानी पूरे जो क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है उसमें दूसरा क्वेश्चन मिला है जो कि नो एरर पर आया हुआ है। आगे बढ़े, देखो द ब्यूटीफुल नंबर वन सराउंडिंग ऑन द प्लेस नंबर टू स्लेस एनचेंटेड मी, खुश कर दिया, यानी आसपास का जो एरिया था उस आसपास के एरिया ने मुझे बहुत खुश कर दिया। तो यहाँ सराउंडिंग नहीं होगा, क्या होगा, सराउंडिंग्स, ठीक, आसपास का एरिया, आस पास का क्षेत्र। तो यहां पर सराउंडिंग की जगह क्या होगा, सराउंडिंग्स। अच्छा कौन से में, दूसरे में, तो आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लिखा है नो पोर्टर विंग अवेलेबल, कोई भी पोर्टर वहां पर अवेलेबल नहीं था। ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ, उसने खुद का जो लगेज था ना वो खुद उठाया, यानी खुद का लगेज वो लेकर गया। क्वेश्चन पर अगर निगाह गड़ा कर रखें तो आंसर देखते ही कि हम बनना है, लगेजेस नहीं होता है, अकेला होता है लगेज। और ये जो क्वेश्चन है ना ये नाउन टॉपिक का है, और नाउन में लगेज होता है, लगेजेस नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये कौन से में, थर्ड में, आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला, ठीक है। कहां तक पहुंच चुके, 125। कहां से स्टार्ट किया था क्वेश्चन, 101 से, और 125, यानी कितने क्वेश्चन कर लिए अपन ने, 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन जो भी मैंने आपको समझाए हैं, डिटेल दिए, और जितना मुझसे हो सकता होता उतना मैंने बेहतरीन किया, ताकि ऐसे स्टूडेंट जिनको इंग्लिश से डर लगता है वो अपना डर निकाल सके, ऐसे स्टूडेंट जिनको इंग्लिश की वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है वो भी इंग्लिश को समझ सके और अच्छी कर सके, ठीक है। तो वीडियो जो है ना वो पूरा इंफॉर्मेटिव बनाई हुई है, क्वेश्चंस भी बहुत डिटेल में समझाए हैं, आपके काम में आने वाले हैं। तो बस इसी बात का ध्यान रखना, जो नए बच्चे हैं वो अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरी सीरीज मिलती रहे, वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश में डरते हैं, जो ग्रामीण सेक्शन से उनको इंग्लिश नहीं आती और इंग्लिश मजबूत करना चाहते हैं, उन तक वीडियो शेयर करें, ठीक है ना। थोड़ा सा लाइक भी करना ताकि मुझे भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आए, मुझे भी मोटिवेशन मिले। और कोई भी डाउट हो ना तो उसमें आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि गरीबों का कोई नहीं होता। तो सोच रहा हूँ मैं ही गरीबों का बन जाऊं, तो गरीबों का तभी बनूंगा जब आप मेरी हेल्प करोगे और मैं आपकी हेल्प करूंगा, टिट फॉर टैट, आप मेरे तो मैं आपका। तो ये सारी चीजें आपको करना है, समझ गए। वीडियो को शेयर करो, जिस तक भी आप पहुंचाना चाहो वहां तक भी पहुंचा, और बहुत देश से बाहर मत पहुंचा देना, नहीं दिक्कत हो जाएगी, देश के अंदर रखना और समझ कर चलना, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से पढ़ो और अपने सिलेक्शन तक पहुंचो, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आना है। एसएससी सीजीएल हो जाएगा, उसके बाद सीएचएसएल आने वाला, एमटीएस आने वाला लगातार, और फिर जीडी आएगा, लगातार एसएससी के एग्जाम अब दीपावली तक तो होते रहेंगे। और देखो अभी पढ़ लो, और अगर ढंग से नहीं पढ़े ना तो दीपावली के बाद देवठान आते हैं, और देवठान पे
देवउठान वाला जो दिन होता है ना, उस दिन से होती है शादियां। तो देख लेना, अगर बेरोजगार रह गए ना तो तुम्हारी वाली को कोई और ब्याह ले जाएगा, ठीक है ना। तो जेठालाल बन के ही रह जाओगे, तुम्हारी बबीता को कोई और अय्यर ले जाएगा, तो तुम्हारी बबीता तुम्हारे पास रहे उसके लिए अय्यर जैसी नौकरी ले लेना, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन की वीडियो में, ठीक है ना। तब तक सतर्क रहो, सावधान रहो, मस्ती से अपनी पढ़ाई करते रहे। मुझे विदा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। आज तो